हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUT टाइम्स एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ये है 4 सितंबर का इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज, जिस पर हमारे 2 से 3 आर्टिकल जो है इम्पोर्टेंट हैं। तो हम एक ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे कि क्या क्या इस आर्टिकल में जो है जो एक्सप्लेन पर आए उनमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दिस इज पिरोला, एक वर्ड आया है ये कि पिरोला वेरिएंट। तो हमें बस ये याद रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। पिरोला रेफर्स टू कोई भी डिजीज दे दी आपको, कोई वायरस का नाम दे दिया, कोई साइबर अटैक का नाम दे दिया। सो पिरोला इज अ कोविड-19 वेरिएंट। अब हमारे पास इतने सारे वेरिएंट हैं, उन्हीं में से एक वेरिएंट हो गया है हमारा पिरोला और BA.2.86। सो दो नाम है इसके। इसमें बस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि पिरोला इज अ कोविड-19 वेरिएंट। चलिए आर्टिकल नंबर 2 पे चलते हैं। बम्पर क्रॉप्स येट हाई सीरियल प्राइस। तो इस वक्त क्या हो रहा है कि जो फसल है, जो खेती है, वो तो अच्छी हुई है, लेकिन हम क्या करते हैं, डिमांड सप्लाई हमने पढ़ा है। तो ये होता है कि अगर सप्लाई जो है वो कम हो रही है लेकिन डिमांड जो है उतनी है, या तो स्टेबल है या बढ़ रही है, तो उससे क्या होगा, और सप्लाई कम आ रही है तो हमारे जो प्राइजेस होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्रॉप्स जो है, मतलब सप्लाई हमारी अच्छी है लेकिन अभी भी हमारे जो प्राइजेस हैं वो ऊपर हैं। इसके क्या वेरियस रीजंस हैं, तो वो सब देखते हैं क्या क्या रीज़न है। एक तो इस आर्टिकल में जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंस दी गई है वो दी गई है आपके NFSA को। तो वो आपके NFSA को सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंस दी गई है। अगर मैं NFSA की बात करूँ, ये क्या होता है, इट इज़ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और इसे ना सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क, इस तरीके से इसकी कवरेज होती है। अगर आपको इसके नाम से पता चल रहा है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, फूड सिक्योरिटी यानी कि कोई भी जो है भूखा ना रहे। जो फैमिलीज हैं, जो BPL फैमिलीज हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाली फैमिलीज हैं स्पेसिफिकली, जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो एटलीस्ट उन्हें जो है बेसिक जो राइट है ना कि एटलीस्ट फूड होना चाहिए। बेसिक नीड्स क्या होती है हमारी, रोटी, कपड़ा, मकान, लेकिन उसमें से भी इंसान जब तक खाएगा नहीं थे, हाउ ही विल बी एबल टू परफॉर्म ना सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटीज, सर्टेन जॉब। सो फूड इज द बेसिक नेसेसिटी, कि भाई कोई भूखा नहीं रहे। तो यही मकसद है इस NFSA का। ये 2013 में हमारा आया था। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी रहे, है ना, हमारी जो BPL फैमिलीज हैं स्पेसिफिकली। तो ये क्या करता है, 75% रूरल पॉपुलेशन टारगेट है इसके अंडर, और 50% जो है हमारी अर्बन पॉपुलेशन टारगेट, और 75 है हमारी रूरल पॉपुलेशन। और अगर हम ओवरऑल बात करें कि कितनी पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं, तो 67% इस तरीके की जो है इनके अंदर 67% जो इनका टारगेट है। तो ये अब हो क्या रहा है, रीजन हमने देखे ना कि बम्पर क्रॉप्स होते जा रहे हैं, दैट मीन सप्लाई हमारी है लेकिन हमारे जो प्राइजेस हैं वो अभी भी बढ़ रहे हैं। तो उसका जो रीजन दिया गया है वो ये है कि ऑल NFSA बेनिफिशियरीज बिफोर जनवरी 2023। अब यहाँ पे देखो, कोविड के टाइम पर क्या हुआ था कि ये जो NFSA के अंडर था ना, इनके अंदर क्वांटिटी जो है बढ़ा दी गई थी फूड देने की, लेकिन अब उसको कम कर दिया है। इसके अंदर भी जो है कम कर दिया गया है। रीजन वही कि शायद सप्लाई की कमी आ रही है। ऑल्दो ये लिखा हुआ है कि बम्पर सेल है, बम्पर तरीके से जो है क्रॉप्स है हमारी, पर प्राइजेस हमारे जो हैं हाई है। तो इस वक्त क्या हुआ है कि जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो बेनिफिशियरीज हैं, वो जनवरी 2023 से उन्हें 10 kg का राइस या वीट पर मंथ मिल रहा था, प्रैक्टिकली फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि बहुत नॉमिनल जो है प्राइस होते हैं। अगर हम प्राइस की ही बात करें तो 2023 से पहले इतने प्राइजेस, दैट इज आर राइस, व्हीट एंड कोअर्स ग्रेन, वो 3:2:1 आप याद कर सकते हो कि राइस था आपका 3 रुपी पर KG, व्हीट है आपका 2 रुपी पर KG, एंड देन देयर आर योर कोअर्स ग्रेन्स, वो थे आपके 1 रुपी पर KG। तो प्रैक्टिकली हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट मान सकते हैं। इस तरीके से जो है वो दिए जाते थे जनवरी 2023 से पहले। अब कोविड आया तो यहाँ पर क्या थी, ये जो क्वांटिटी थी इसको बढ़ा के 10 kg कर दिया गया था। ये यहाँ पर जो थी राइस, व्हीट, ये थी 5 kg के लिए, जो मैंने अभी प्राइजेस बताए थे 5 kg के लिए थे। बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस कोविड इट वाज इंक्रीज टू 10 kg ऑफ राइस और व्हीट। ठीक है, तब से लेके अब तक यही चल रहा था। बट जनवरी 2023 से क्या हुआ है, वापस वही 5 kg पर कर दिया गया है इसको। तो अब ये बोला जा रहा है कि देखो,
अब तो गवर्नमेंट ने ये एनएफएसए के अंडर भी स्टॉक लिमिट कम कर दी है ना, जितने लोग ले जा पा रहे हैं वो भी कम कर दिया। तो फिर क्या रीजंस हैं कि प्राइजेस अभी भी जो हैं ऊपर हैं। बट जो नया कैलेंडर आया एनएफएसए का, एंटाइटलमेंट वाज रीस्टोर्ड टू ओरिजिनल 5 kg पर पर्सन पर मंथ लेवल प्रायर टू अप्रैल 2020। से पहले इतना ही दिया जाता था, 5 kg ही दिया जाता था। एंड द सेम राशन कार्ड होल्डर्स नाउ हैविंग टू परचेज राइस एंड व्हीट फ्रॉम द ओपन मार्केट। तो एक चीज़ ना ये भी बोली जाती है कि हो सकता है, देखो उन लोगों को 5 मिल रहा था, लेकिन अब हो सकता है वो वही एडिशनल जो 5 है वो अब वो ओपन मार्केट से खरीद रहे हो, पैसे दे के खरीद रहे हो। तो ये भी रीजन हो सकता है कि हो सकता है हम जिसको इस प्रिज्म से देख रहे हैं कि यार उनको 5 किलो जो है देना कम कर दिया यार, फिर भी सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, कहाँ जा रही है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो जो एडिशनल उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, हो सकता है उसको वो जो है ओपन मार्केट से परचेज कर रहे हैं। एंड इवन दे आर फीलिंग पिंच ऑफ दिस इन्फ्लेशन, क्योंकि ये ऑलमोस्ट डबल हो गया। जो पिछले जुलाई में 6.9% था, इट इज नाउ 13%। सो इट इज ऑलमोस्ट डबल। तो अब कोविड प्रोटेक्शन की इसके अंदर बात हुई है कि पिछले जो 3 पोस्ट कोविड फाइनेंशियल ईयर थे, 20, 21 एंड 22, जो ऑफ टेक का था राइस एंड व्हीट का गवर्नमेंट वेयर हाउस से, वो लगभग 92 मिलियन टन्स था। और 92 मिलियन टन्स, 105 मिलियन टन्स एंड 92 मिलियन टन्स, ये 3 ईयर्स के लिए हमारा जो है दिया गया है वे अबव। और ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि 62.5 है जो एनएफएसए के अंडर लिया जाता था 2013 के अराउंड। ये जो पीडीएस है, ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमारा एनएफएसए है, इट इज़ टीपीडीएस, दैट इज टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ये एक मोस्ट इफेक्टिव सोशल सेफ्टी नेट की तरह निकला पैंडेमिक के टाइम पे स्पेसिफिकली। जैसा मैंने बताया कि वो फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए, कि ताकि किसी का भी जो फूड का एटलीस्ट बेसिक राइट है वो हैम्पर ना हो। एंड देयर वाज नो डर्थ ऑफ ग्रेन फॉर पुअर एंड वल्नरेबल इवन अमिड द मैसिव जॉब। तो उस टाइम पे ये देखो कि एंड वी ऑल नो कि कोरोना में कितने लोगों की जो है जॉब चली गई, मासिव अनएम्प्लॉयमेंट था उस पीरियड पे, है ना। हर किसी ने अपने एम्प्लॉय को फायर किया, बहुत सी कंपनीज ने। तो देयर वाज नो डर्थ ऑफ ग्रेन। तो इसको देखा गया कि ऐसा ना हो कि वो पीरियड जो अनएम्प्लॉयमेंट का पीरियड था, जो मैसिव जॉब लॉस हुई, इनकम जो है चली गई लोगों की, उसमें जो है ये फूड सिक्योरिटी एटलीस्ट बनी रहे। और इंटरेस्टिंगली ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ, और हाँ ये भी कि इस टाइम पे इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे वो ऑल टाइम हाई पे चल रहे थे। अभी देखो कि एक तरफ जो है ये टीपीडीएस सक्सेसफुली चल रहा है, सबसे बड़ा जो सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली चल रहा है, और दूसरी तरफ जो है इंडिया ने सबसे ज़्यादा जो है व्हीट राइस में अपने एक्सपोर्ट किए थे। बट अब कॉन्ट्रास्ट देखें क्या है, अगर प्रेजेंट की हम बात करें, जहां डबल डिजिट सीरियल इन्फ्लेशन, दिस इज 13% हमारा जो है सीरियल इन्फ्लेशन इस वक्त चल रहा है, इट को एग्जिस्ट विद वॉट लॉजिकली वुड सजेस्ट अ शॉर्टेज ऑफ ग्रेन। और ये भी देखा जा सकता है कि हो सकता है ये शॉर्टेज ऑफ ग्रेन चल रही है। और जबकि हम एक तरफ ये बात भी कर रहे हैं कि देयर आर बम्पर क्रॉप्स, यानी कि जो इस बार फसल हुई है वो बहुत अच्छी हुई है। अब डिप्लीटिंग राइस और व्हीट स्टॉक जो है, गवर्नमेंट गोडाउंस में भी जो है राइस और व्हीट के स्टॉक कम होते जा रहे हैं। एंड इससे क्या हुआ है, इससे सेंटर ने डिसीजन यही लिया है कि हम जो है ये जो पीडीएस था, जो एनएफएसए था, इसकी क्वांटिटी रिड्यूस कर देंगे, 5 kg पर ही इसको वापस ले जाएंगे। पर सेंटर ने सिर्फ इतने ही एक्शन नहीं लिए हैं कि पीडीएस का ग्रेन एलोकेशन बंद किया गया, और भी एक्शन लिए गए। अच्छा, हमने एक आर्टिकल में एल नीनो और उसके पॉसिबल इफेक्ट्स की बात की थी कि क्या हो सकते हैं ना, कि सेंटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तो नेक्स्ट ईयर इलेक्शन आ रहे, तो किस तरीके से फूड इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल करने का ट्राई कर सकती है। तो एक रीज़न ये भी है कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े, तो वो पीडीएस में ग्रेन एलोकेशन कम किया गया है। उसके बाद जो है वीट का जो एक्सपोर्ट है, मई 22 से हमारे जो है वीट एक्सपोर्ट जो है बैन है। और इस साल से क्या कर दिया है कि जो ये होलसेल ट्रेडर होते हैं ना, कभी कभी क्या करते हैं, बहुत सारा माल इकट्ठा करके रख लेते हैं। उससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि भाई सप्लाई, पीछे से ही सप्लाई कम आ रही है, डिमांड आपकी उतनी चल रही है, तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो उस तरीके की भी जो है स्टॉक लिमिट्स जो है लगा दी गई हैं। और वो स्टॉक लिमिट है कि 3000 टन से ज़्यादा का सीरियल कोई एक बार में स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि उनके तो बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं, तो बहुत सारा सीरियल स्टोर कर सकते हैं। बट द लिमिट इज ऑफ 3000 टन्स। नाउ मूविंग ऑन,
ये जो सेंटर के एक्शंस हैं जो ग्रेन की शॉर्टेज के लिए है, ये सिर्फ पब्लिक वेयर हाउस तक ही लिमिटेड नहीं है, पर ओपन मार्केट में भी इनको लगाया गया है। तो इन्होंने क्या करा है कि एक तो एक्सपोर्ट बैन कर दिया है। अगर हम बात करें कि सेंटर क्या कर रहा है, सेंटर जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है इस शॉर्टेज को, अगर हमारी जो है ग्रेन की शॉर्टेज चल रही है ये दिखने के बाद भी कि अच्छी फसल हुई है बट स्टिल जो प्राइसेस हाई हैं, तो नंबर वन क्या किया उन्होंने, उन्होंने किया पीडीएस में 5% जो 5 kg का रिडक्शन। दूसरा क्या किया उन्होंने, एक्सपोर्ट बैन, ठीक है। तीसरा क्या किया है उन्होंने, स्टॉक लिमिट्स इम्पोज कर दी गई है। तो अगर कभी ये भी आता है कि मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं अगर सीरियल की या ग्रेन्स की शॉर्टेज है, तो ये उन मेजर्स में जो है काउंट होता है। और जो ये इम्पोजिशन है एक्सपोर्ट कर्ब्स के और स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स के, ये इसेंशियली इसलिए लगाए गए हैं कि जो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी की एटलीस्ट हमारी जो कंट्री में है वो अवेलेबिलिटी जो है वो बनी रहे और कोई भी ना होल्डिंग ना हो। जैसे मैंने बताया ना, लोग जो है क्या करते हैं वेयर हाउस में उसको स्टोर करके रख लेते हैं कि ताकि ये लगे कि पीछे से सप्लाई जो है बहुत कम है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैराडॉक्स की हेयर, यहाँ पर पैराडॉक्स क्या है कि ऑफिशियल प्रोडक्शन, यहाँ पे एक और कॉन्ट्रास्ट है कि ऑफिशियल जो हमारा प्रोडक्शन स्टेट्स हैं उसके हिसाब से कोई शॉर्टेज है नहीं। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये वीट का है, जस्ट अ मिनट, हाँ ये जो है आपका ये वीट का है, ये क्या है राइस का है। नाउ यू जस्ट सी द प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन की बात करें ये 2020 21 22, तो तब यहाँ पे 1095 था और अब 1127 है। तो इसका मतलब तो ये प्रोडक्शन कम नहीं हो रहा है, ठीक है। और राइस की ही बात कर लो तो ये देखो 1243 और अब कितना है 1355। तो ये जो है ऑफिशियल स्टेट्स तो यही शो कर रहे हैं कि प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं है, बट व्हाट आर द रीजंस कि अभी भी जो है ये सीरियल इन्फ्लेशन और ऑलमोस्ट डबल डिजिट में एग्जिस्ट कर रहा है विच इज अराउंड 13%। सो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेन्स जो है सिर्फ ये नहीं किसका फंक्शन नहीं होती है, आउटपुट का ही फंक्शन नहीं होती है, ठीक है। डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी जो है वो सिर्फ एक आउटपुट का फंक्शन नहीं होती है। क्यों आउटपुट एज इन कि कितना ज़्यादा जो है प्रोड्यूस किया है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है हम जितनी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं सब खुद रख लेते हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं, राइट। सो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी जो हमारे यहाँ उसका मतलब ये नहीं कि अगर बहुत सारा जो हमारे पास प्रोडक्शन है तो सब कुछ हमारे बीच में ही है, वो ये नहीं होता है, क्योंकि हम जो है ऑफकोर्स ट्रेड भी करते हैं। सो टू द एक्सटेंट व्हाट इज प्रोड्यूस्ड ऑल्सो गेट्स प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड इज एक्सपोर्टेड। तो इनमें से बहुत सी चीज़ जो है गवर्नमेंट प्रोक्योर भी करती है और फिर वो एक्सपोर्ट होता है। हालांकि जो वीट एक्सपोर्ट है वो इस वक्त क्या है आपका बैन है। इन दिस केस हायर प्रोडक्शन एज पर द एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री इजंट रिफ्लेक्टेड इन प्रोक्योरमेंट। तो वो जो हाई प्रोडक्शन होता है ना वो प्रोक्योरमेंट में जो है रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता है। और गवर्नमेंट का जो ग्रेन परचेज है वो भी एक्चुअली इट इज फॉलन एंड पर्टिकुलरली इट इज वेरी शार्प फॉर वीट, पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा जो है वीट के लिए फॉल किया, और वीट का तो उन्होंने एक्सपोर्ट भी जो है बैन कर दिया है। एक और पॉसिबिलिटी बताई गई है कि जो एनएफएसए की बेनिफिशियरीज हैं, ये हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं, हु वर अर्लियर गेटिंग 5 kg जो उनको एक्स्ट्रा मिल रहा था, इट वाज 5+5, दे वो जो क्या करें कि यही जो सेम ग्रेन है उसको मार्केट से खरीद रहे हैं। ये मैंने आपको बताया ना कि हो सकता है वो लोग जाकर अब मार्केट से खरीद रहे हो। तो एक रीजन ये भी कि डिमांड ऐसा लग रहा है कि प्रोक्योरमेंट यहाँ से कम कर दिया है, तो वो नहीं हुआ है क्योंकि वो सेम चीज को मार्केट से खरीद रहे हैं। सो ऐसे जो बहुत सारे सप्लाई साइड हमारे एक्शंस होंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट बैन्स, जो ट्रेड कंट्रोल लगाए जा रहे हैं, तो इससे ये बताया, इससे हम थोड़ा सा अगर हम है ना कि अंदाजा लगाते हैं, हम कंक्लूड करते हैं किसी चीज़ को, तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि थोड़ी सी जो है शॉर्ट सप्लाई टाइम के लिए अभी जो है अबंडेंस है, सॉरी थोड़ी जो है अभी जो है इस टाइम पर शॉर्ट सप्लाई है रादर देन अबेंडेंस ऑफ ग्रेन इन द सिस्टम। तो इस वक्त क्या है जो सप्लाई है, ऑल्दो वो ऐसी दिख रही है कि हमारे पास बहुत सारी है, बट अभी भी वो शायद कम है, उतनी नहीं है। तो ये था हमारा इस ग्रेन के सिस्टम के बारे में कि इसमें पूरी बात की गई है कि क्रॉप्स बम्पर दिखाई जा रही हैं पर जो सीरियल प्राइसेस हैं अभी भी हाई हैं। उसके रीजंस हमने देख लिए कि जो दिख रहा है ज़रूरी नहीं है वैसा हो। अब दूसरी तरफ आते हैं अगर हम और इसकी बात करते हैं, what is at stake as Erdogan, who's Turkey's president, meets Putin, Russian president, to revive a Ukraine grain deal। तो लास्ट ईयर 22 में रशिया
यूनाइटेड नेशन और टर्की ने मिलकर एक डील जो है ब्रोकर की थी बिटवीन दिस यूक्रेन एंड रशिया विच वाज नोन एज ब्लैक सी ग्रेन डील, ठीक है। तो ऐसा बट इस साल क्या हुआ कि रशिया जो था इट एग्जिटेड दैट ग्रेन डील। तो क्यों की गई थी ये डील इसलिए की गई थी क्योंकि हम सबको पता है रशिया यूक्रेन वॉर है। तो उस टाइम पर जो है क्योंकि रशिया और यूक्रेन जो है ना मेजर व्हीट एक्सपोर्टर हैं, लगभग 50% व्हीट एक्सपोर्ट इनके यहाँ से आता है। तो वॉर में अगर कोई कंट्री इन्वॉल्व है तो हो सकता है कि वो क्या ना करे, वो अपने एक्सपोर्ट पे या ट्रेड पे ध्यान देगी, अपने वॉर पे ध्यान देगी। तो इससे क्या हो सकता था भाई, जब ये एक्सपोर्ट रुक जाएगा किसी जगह से, है ना, तो क्या होगा, फूड क्राइसिस भी हो सकता है, स्पेशली जो है अफ्रीकन नेशंस में। अफ्रीकन नेशंस की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं वहाँ पे बहुत से नेशंस जो हैं गरीबी में जीते हैं, देयर पॉवर्टी। सो यहाँ से क्या हो सकता था, तो फूड सिक्योरिटी जो थी वो सिर्फ रशिया यूक्रेन की नहीं पूरी दुनिया की इम्पेक्ट हो जाती, ठीक है। अब इससे एक और चीज़ हो सकती थी, हम क्या बात करते हैं बार बार डिमांड सप्लाई की बात करते हैं ना, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू इट, कि डिमांड, भाई जिन देशों में वॉर नहीं चल रही उनको तो चाहिए, वहां तो डिमांड रहेगी, लेकिन जहां वॉर चल रही है वो कैसे सप्लाई कर पाएंगे। तो इट इज़ अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, की डिमांड जो है उतनी रहेगी, सप्लाई जो है कम होती जाएगी, तो प्राइसेस जो है ग्लोबली बढ़ जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए टर्की, अब टर्की इसमें क्यों इंटरेस्टेड था ये भी देखेंगे। टर्की और यूनाइटेड नेशन ने ग्रेन डील करवाई विच वॉज पॉपुलरली नोन एज ब्लैक सी ग्रेन डील। तो इसमें ब्लैक सी ग्रेन डील में बेसिकली क्या था कि जो यूक्रेन के 3 पोर्ट हैं, यूक्रेन के 3 पोर्ट से जो है विच वर शोर्नोमोर्स्क, ओडेसा एंड यूजनी, ये यहाँ पर मेंशन नहीं किए गए हैं, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि शोर्नोमोर्स्क, ओडेसा एंड यूजनी जो थे यूक्रेन के 3 पोर्ट थे। तो यहाँ से बोला गया इस डील में, ये ऑब्जेक्टिव था इसका कि इन 3 पोर्ट से जो है ग्रेन्स का जो है एक्सपोर्ट अलाउ किया जाएगा। अच्छा, उससे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है यहाँ पर कि ये मीटिंग जो है सोची में हो रही है, रशिया के साउथ ईस्ट कोस्ट पे लोकेटेड है। तो ये क्वेश्चन, लोकेशन मैप बेस्ड क्वेश्चन आर इम्पॉर्टेंट, कि सोची जो है कहाँ पर है, आपको नाम दे देंगे, मैच द फॉलोइंग की तरीके से क्वेश्चन आता है, आगे जो है कोई यूक्रेन ही लिख देंगे इसमें, ठीक है, कोई और ओडेसा दे देंगे फॉर एग्जांपल, उसके आगे रशिया लिख देंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये गलत है, ओडेसा जो है यूक्रेन का पोर्ट है और सोची जो है साउथ ईस्ट कोस्ट पर है रशिया के। तो ऐसी चीज़ें ध्यान रखनी है। 3 पोर्ट से जो है ग्रेन डील जो है ग्रेन एक्सपोर्ट के लिए ये डील हमारी की गई थी। अब रशिया ने इसलिए छोड़ी थी क्योंकि रशिया को लग रहा था कि ये डील किस लिए करवाई गई, कि जो अफ्रीकन नेशंस हैं, जो थोड़े से एशियन कंट्रीज हैं, ये करवाई थी यूनाइटेड नेशन और टर्की ने जुलाई 22 में, और नियरली 33 मिलियन मेट्रिक टन का जो ग्रेन था और अदर कमोडिटीज जो 3 यूक्रेन पोर्ट से सेफली निकल सकें डिस्पाइट रशियाज वॉर। हाउएवर रशिया pulled out that a parallel deal promising to remove obstacle to Russian export of food and fertilizer hasn't been honored। तो यहाँ से ना रशिया को एक तो ये भी चीज़ लगी थी कि इन्होंने एक और डील की कि जहाँ से जो रशिया, क्योंकि रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस भी हैं इस वक्त वॉर की वजह से, और बहुत सा रशिया जो है बेसिकली आइसोलेटेड भी है बहुत से देशों से। तो यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट को, रशिया को यही लगा था कि एक तो वो जो ग्रेन जिसके लिए बेसिकली मंगाए जा रहे थे वहां तक पहुंच नहीं रहे हैं, उन अफ्रीकन नेशन तक उनकी बहुत कम क्वांटिटीज पहुंच रही है, बाकी जो वेल ऑफ कंट्रीज हैं वहीं तक जा रही है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो ग्रेन है ये तो हर जगह ही जाता है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलरली वहीं जाएगा। तो उनको लग रहा है कि दिस इज अ चीटिंग, कि किस तरीके से उन्होंने ये बोला कि ये सिर्फ उन देशों के लिए जाएगा और उसके बाद वहां से वो ग्रेन जो है हमारा निकाल लिया गया। तो इस वजह से एक रीजन ये भी था रशिया का इसको क्विट करने के लिए, और दूसरा ये कि एक दूसरी डील थी, एक पैरेलल डील थी कि जो रशिया के एक्सपोर्ट हैं फूड और फर्टिलाइजर्स के, उन पे जो कुछ सैंक्शंस हैं तो उनको हटा दिया जाएगा, पर वो हटाया नहीं गया। तो इसलिए उन्होंने निकाला कि दे पुल्ड आउट ऑफ दिस डील, कि यार ये जो है दिस इज क्योंकि हमारी जो विशेज है दे हैव नॉट बीन ऑनर्ड। अगर हम टर्की की बात करें कि टर्की इस डील में क्यों यूनाइटेड नेशन के साथ, सिर्फ टर्की ही क्यों, तो पहली बात तो ये कि टर्की ने इसलिए टर्की के जो प्रेसिडेंट है ही इज रिपीटेडली प्लेज कि वो एक फूड क्राइसिस को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, स्पेसिफिकली अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया, क्योंकि इन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा फूड क्राइसिस हो जाता है। उसके बाद टर्की ने
किसी भी अभी तक वेस्टर्न सैंक्शंस को ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। ऑल्दो टर्की जो है एक नाटो मेंबर है, और नाटो मेंबर होने के नाते टर्की ने यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए आर्म्स वगैरह भी भेजे, बट स्टिल टर्की और रशिया के अच्छे रिलेशन है, और टर्की ने किसी वेस्टर्न सैंक्शन को ज्वाइन नहीं किया था अगेंस्ट रशिया फॉलोइंग इट्स इन्वेजन, एंड इट हैज इमर्ज्ड एज मेन ट्रेडिंग पार्टनर इन लॉजिस्टिक्स हब फॉर रशिया की जो ओवरसीज ट्रेड होती है उसके लिए टर्की अभी भी उसका एक लॉयल पार्टनर आप बोल सकते हो। टर्की ने एक लॉयल फ्रेंडशिप रखी है, दैट इज द रीजन वाई टर्की भी इस ये जो डील थी उसकी ब्रोकरेज में शामिल था। लास्ट आर्टिकल है आज का, और सबसे इम्पोर्टेंट है आर्टिकल आज का, ये वन नेशन वन पोल की बात हो रही है कि एक नेशन, ये अभी आया है कुछ दिन पहले, हमने उसको वापस से कवर किया था, वन नेशन वन इलेक्शंस क्या होगा, एंड व्हेन देयर इज अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन नीड स्टेट्स नॉट। तो अब ये हो रहा है कि देखो इसमें एक चीज हो रही है कि वन नेशन वन पोल, ठीक है, ये तो सेंटर बोल रहा है कि हमें ये करना चाहिए, हाँ स्टेट के जो है अपने अलग टाइम पीरियड होते हैं, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि कब कौन कौन से अमेंडमेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है, वी ऑल नो दैट। तो कौन कौन से पर्टिकुलर अमेंडमेंट होते हैं जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेट की जो नॉड है, स्टेट का जो अप्रूवल है वो चाहिए। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि स्टेट के इलेक्शंस भी अफेक्ट होंगे, है ना, उनकी भी जो है अपना जो लेजिस्लेचर है उनका भी 5 साल का चलता है, तो उनके भी इलेक्शंस अफेक्ट होंगे अगर ये जो है पास हो जाता है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट की जो परमिशन है उसकी रिक्वायरमेंट है, उनका जो रेटिफिकेशन है उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं, इस जो बिल है इसको पास करने के लिए जब ये बिल आएगा। फिलहाल तो ये है कि जो सेंटर है उसने कमेटी बनाई है, बहुत सारे लीगल सॉरी लीगल और लॉजिस्टिकल जो एस्पेक्ट है, उस दिन हमने बात की थी कि किस तरीके से खूब सारा लॉजिस्टिक आर्म्ड फोर्सेस बहुत सारे चाहिए, है ना, और बहुत सारी जो है हमें ईवीएम्स चाहिए, हमें टेक्निकली बहुत तरीके से तैयार होना होगा, तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए इस सेंटर ने कमेटी बनाई है विच इज़ हेडेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, एंड हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह वो भी उसमें शामिल है। एंड वन ऑफ द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये है कि उन्हें ये भी एग्जामिन करना है, जो हमारी ये हेडिंग है कि फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू फैसिलिटेट साइमल्टेनियस पोल वुड बी रेटिफाइड बाय द स्टेट, की जो स्टेट है उनका रेटिफिकेशन चाहिए या नहीं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके की मेजॉरिटी होती है, एक सिंपल मेजॉरिटी, एक स्पेशल मेजॉरिटी, और एक होती है हमारी थोड़ी सी रेटिफिकेशन बाय स्टेट, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी होती है वो प्लस जो है स्टेट हाफ जो हमारे स्टेट्स हैं उनका जो है नॉट चाहिए होता है। तो वो हम देखते हैं क्या क्या है इसमें। पावर टू अमेंड किसके पास होती है, देखो इनफॉर्मली तो कॉन्स्टिट्यूशन, इनफॉर्मली बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा अमेंड होता है, जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, बहुत से जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं दे आर स्ट्रक डाउन बाय कोर्ट। स्ट्रक डाउन बाय कोर्ट इन मतलब बाय कोर्ट का मतलब है कि जब जैसे हमारा भी आगे चलो एग्जांपल देखते हैं 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तब कोर्ट के जजेस के पास पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सके कि क्या लिखा गया है, क्या कहना चाहते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के थ्रू, इस पर्टिकुलर लॉ के थ्रू। तो इनफॉर्मली क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो किसी केस में दी गई हैं और जो कन्वेंशंस आज तक स्टैब्लिश होती आई हैं उसके थ्रू जो है हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जाता है। इसका पे एक एग्जांपल दिया गया था, प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू हायर जुडिशरी, कि हमारे जजेस का जो प्रोसीजर है, ये हम सब जानते हैं कि अभी हमारे जजेस का जो प्रोसीजर है इट इज कोलिजियम सिस्टम, ये बेंच होती है, इसके थ्रू जो है जजेस जो है रेकमेंड होते हैं, अपॉइंट होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से refers to a consultation between president and CJI for appointment of judges। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि देयर शुड बी अ कंसल्टेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट और जो हमारे CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया कि कंसल्टेशन का मीन्स होता है कॉन्करेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। दिस इंटरप्रिटेशन लेड टू इवोल्यूशन ऑफ कोलिजियम सिस्टम, तो इसी से जो है एक कोलिजियम सिस्टम का हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था, जो हमारे क्या करता है, जजेस जो हैं हमारे उनको अपॉइंट करता है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ना जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है उसको बहुत ज़्यादा डिबेट किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल छोड़ें या रिजिड छोड़ें। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन था वो तो भाई फ्लेक्सिबल है, वो कुछ भी लॉ बना सकते हैं सिंपल मेजोरिटी से, एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के लिए
पास करके के थ्रू पास करके उन्हें ज़्यादा माथापच्ची की ज़रूरत नहीं। जबकि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो इतनी आसानी से अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं कर सकते, उनको चाहिए रेटिफिकेशन अपने कम से कम 3/4 स्टेट्स का, कि भाई इतने स्टेट ने अगर उसको रेटिफाई किया तब जाके उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंड होगा। अब इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा होता है वो अंडर आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 जो है हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है रिलेट होता है। इट हैज़ द पावर एंड प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंटरप्रिटेशन है ऑफ दिस प्रोविजन, ठीक है, इस प्रोविजन का आर्टिकल 368 का जो प्रोविजन है, जो इंटरप्रिटेशन है, लीडिंग टू टेंशंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, ठीक है। 1951 से ही कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स ही हुआ था, हमारा जो फोर्स में आया था 1950 से 1951 से ही इन ये वेरियस इंटरप्रिटेशन के, क्योंकि गवर्नमेंट उसे अपनी तरीके से इंटरप्रेट करती है और जो जजेस हैं वो उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, तो दे हैव बीन वेरियस डिस्प्यूट। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब की बात करें तो 3 तरीके की मेजॉरिटी देता है। एक है हमारी सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है, दूसरी है हमारी स्पेशल मेजॉरिटी, और एक है हमारी जहां हमें स्टेट के रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर सिंपल मेजॉरिटी की बात करें तो बहुत से प्रोविजंस हमारे इसी से अमेंड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी सिंपल बिल, कोई भी जैसे हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये किस तरीके से जो पास होते हैं, तो ये सब कैसे होते हैं, ये सब हमारे जो है सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाते हैं। इवन जब जजेस का नंबर बढ़ाना है ना सुप्रीम कोर्ट में, तो वो भी जो है सिंपल मेजॉरिटी से ही हमारा जो है पास होता है। तो बहुत सारे प्रोविजन है जो सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी जो है डिमांड करते हैं। सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसेस चाहिए होता है किसी भी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की तरह। अब ये दिस इज डन थ्रू अ मेजॉरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इसमें क्या होता है, सिंपल मेजॉरिटी मीन्स द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके अलावा आर्टिकल 368 डज नॉट रिसेंटली, अब आर्टिकल 368 में ना ये कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं दिया गया है। आर्टिकल 368 सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है, अमेंड किया जा सकता है, प्रोसेस ये होना चाहिए इस तरीके से। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन कौन से, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिए ना कि मोशंस हो सकते हैं या फिर आपके आपके ये जो होते हैं वेरियस बिल्स होते हैं, वो सिंपल मेजॉरिटी से हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो ये सब डिफाइन नहीं करता है। ये तो वेरियस जो हमारे वही जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, जो इनफॉर्मली हमने बात की अभी थी, उसके बेसिस पर किया गया है, ठीक है। अब थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन सच प्रोविजंस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम परव्यू ऑफ आर्टिकल 368, यानी कि आर्टिकल 368 में इनका कोई मेंशन नहीं है। दे हैव बीन क्रिएटेड इन अ सेपरेट कैटेगरी, ठीक है। एंड एक कहता है कि नोट सच लॉ शैल बी डीम टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका मतलब देखो एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे। आर्टिकल 4 में ये कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है चेंज कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में। चेंजिंग यानी कि अगर किसी स्टेट का नाम बदलना हो, ठीक है, उसमें नए स्टेट्स एडमिट करने हो यूनियन में, और बाउंड्रीज जो है सॉरी स्टेट्स की रीड्रॉ करनी हो। अगर मान लो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को रीड्रॉ करना चाहता है सेंटर की, उसका एरिया किसी दूसरे एरिया स्टेट का एरिया इंक्लूड कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, तो उसमें उनको ना स्टेट के रेटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, उस स्टेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, और इसको ना अमेंडमेंट नहीं माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आर्टिकल 368 में मेंशन नहीं की गई है। अलग अलग पावर वो जो है सिर्फ सेंटर को दी गई है कि यू कैन डू इट विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो ये थी हमारी सिंपल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमारे आर्टिकल 368 में एज आई सेड नहीं आते हैं, एंड दैट रिक्वायर्स अमेंडमेंट बिल इज पास्ड इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि 2/3 मेंबर जो है यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए और दे शुड बी वोटिंग एट दैट मोमेंट। तो दिस इज रिक्वायर्ड कि आपको जो है 2/3 चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो क्या है आपका कि 400 लोग प्रेजेंट हैं, है ना, क्योंकि लोकसभा की स्ट्रेंथ देखो 545 होती है, ठीक है, बाकी के 145 किसी रीजन से 45 आए नहीं, 100 ने एब्सटेन कर दिया, वोट करने से मना कर दिया, 400 लोग हैं,
तो मेजॉरिटी किसकी हो जाएगी, 201 लोगों की, है ना, जिसके पास 201 वोट आ गए वो जीत जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, 2/3 जो मेजॉरिटी है वो रिक्वायर होती है स्पेशल मेजॉरिटी में। एंड टोटल मेंबरशिप मींस टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस इज रिस्पेक्टिव ऑफ एनी वैकेंसी। तो कुछ भी फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी से चेंज करना हो, डीपीएसपीज में होता है तो वो यहाँ पर होता है, स्पेशल मेजॉरिटी में होता है। अब स्टेट का रेटिफिकेशन कब चाहिए, स्टेट के रेटिफिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए, और उसके साथ साथ हमें जो है ये अपना आधे जो स्टेट्स हैं, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट, यानी स्पेशल मेजॉरिटी क्या है हमारी, 2/3 है, नॉट लेस देन 2/3 है ना, इट शुड बी इक्वल टू और मोर देन 2/3, और प्लस जो 15 जो हमारे आधे स्टेट हैं उनका भी हमें रेटिफिकेशन चाहिए। अब जब स्टेट अपना रेटिफिकेशन दे देंगे तभी वो बिल जो है प्रेसिडेंट के पास जाएगा अमेंडमेंट के लिए, ठीक है। फर्स्ट 2 कैटेगरीज हैं वो स्पेसिफिकली लिस्टेड नहीं है अंडर आर्टिकल 368 के लिए। द प्रोविजंस दैट रिक्वायर रेटिफिकेशंस आर लिस्टेड आउट, ठीक है। वाइल जो हमारी पहली 2 कैटेगरीज हैं दे आर नॉट स्पेसिफिकली लिस्टेड अंडर आर्टिकल 368, बट जो प्रोविजंस हैं वो लिस्ट किए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फेडरल character of the constitution and it is referred to as entrenched provisions। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं रेटिफिकेशन बाय स्टेट की, तो इसमें entrenched provisions की बात होती है। वो कौन कौन से होते हैं, 6 जो हमारे कैटेगरीज हैं वो दी गई हैं। आर्टिकल 54 जो हमारे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से या इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेट करता है। आर्टिकल 73 एंड 162 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। आर्टिकल 124, 147, 214 हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। आर्टिकल 245 टू 255 जो हमारी 3 लिस्ट होती हैं उनके बीच की पावर। जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है वो। आर्टिकल 82 हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट है, और आर्टिकल 368। इसमें इन 6 के 6 प्रोविजंस में हमें जो है स्टेट के रेटिफिकेशन की भी जो है ज़रूरत होती है। एक दो चीज़ें यहाँ पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि होतो होलोहन केस जो है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड था। तो आई होप आपको ये मेजॉरिटी जो है क्लियरली समझ आई है किस तरीके से होते हैं, और बाकी चीज़ें भी आप समझ गए हो कि ब्लैक सी ग्रीन डील क्या थी, रशिया के साथ क्यों की गई है, और कौन कौन सी जो पोर्ट्स थी उनसे अलाउ करने के लिए की गई है। और बाकी हमारा था फूड इन्फ्लेशन से रिलेटेड, एंड देन देयर वाज दिस वेरिएंट व्हिच वाज पिरोला वेरिएंट। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल।